अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कल लेक्चर हमने पढ़ा था इससे पहले वो एविडेंस ऑफ एटम था, और उसके बाद एविडेंस ऑफ एटम के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने क्लियर किया था, आज का एक हमारा टॉपिक है आइन। आइन को स्टार्ट करने से पहले ये चंद एक बातें ऐसी हैं जो आपको मैं बीच में ही क्लियर करवाता जाऊंगा, जैसे एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है, और पॉजिटिव आयन को कैटाइन क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन क्यों कहते हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जो आम तौर पे लोग नहीं बताते और बेसिक कंसेप्ट के लिए इनको जानना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये बात करते हैं कि व्हाट इज़ आइन। आइन है क्या चीज़? कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, वो चार्ज कंटेनिंग स्पीशी को हम आइन कहते हैं। अब चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। इन दो चार्ज की बेस पे हमने फर्दर आयन की दो टाइप्स बताई हैं। एक आयन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उससे हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उससे हम बोलते हैं नेगेटिव आयन। अब कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है उसको हम आयन कहते हैं। वो उसमें दोनों कैटेगरी आ सकती हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ऑक्सीजन आयन है। अब हम टाइप्स की बेस पे आते हैं। दो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इन चार्जेस की बेसिस पे हमने दो आयन की दो टाइप्स, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट पे आएंगे कि वाई पॉजिटिव आयन इज़ कॉल्ड कैटाइन, वाई नेगेटिव आयन इज़ कॉल्ड एनाइन। क्यों कहा जाता है कैटाइन या एनाइन? इस पॉइंट को समझने के लिए आपने ये पॉइंट समझना है, जब हम इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं, तो जब ये जो हमारे पास मेटल स्ट्रिप्ड हैं, जब इनको हम सोल्यूशन में डिप करते हैं, मैं इसको इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये आप 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, 10th क्लास में भी बच्चे स्टूडेंट ये पढ़ चुके होते हैं क्योंकि ये बेसिक्स में आता है। अब इन दो इलेक्ट्रोड्स जिनको मेटल स्ट्रिप या इलेक्ट्रोड्स मैंने कहा है, इनको सोल्यूशन के अंदर मैंने डिप किया है। सोल्यूशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें पॉजिटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन भी है, इसमें डिप कर दिया। जब इस बैटरी को या इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको पता है कि क्योंकि मेटल्स जो होती हैं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं, इनमें से करंट पास हो जाता है। लेकिन अगर वैसे कोई आयरन का पीस पड़ा हो, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, टच करते हैं, तो हमें वो करंट नहीं लगता। कब लगता है? जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ, कोई वायर के साथ जिसमें करंट था, लाइव वायर जिसको हम बोलते हैं, वो उसके साथ कनेक्ट होगी तो फिर करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज़ जो है वो करंट फ्लो नहीं करता। अब तक इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इन जो मेटल स्ट्रिप्स हैं इनके ऊपर चार्ज तब आएगा जब इनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। ये एमोशन जो छोटे ड्राई सेल होते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है, एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव। एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव है, एक टर्मिनल उसका नेगेटिव है। अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है उसके ऊपर चार्ज जो स्टोर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो नेगेटिव होगा।
इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। जब इनके ऊपर चार्ज आएगा देन ये आयंस मूव करेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। अब आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके अंदर दोनों आयंस मौजूद थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जब इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्ज आएगा तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जब कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इधर से कौन सा आयन मूव करके उसकी तरफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, कौन सा आयन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे मूव करके जा रहा है, इस बेस पे हम पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं। कैटाइन मीन दैट, ये देखें कैथोड वाला आयन, यानी जब हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो पॉजिटिव आयन मूव करता है टूवर्ड कैथोड टर्मिनल, जिसकी बेस पे इसका नाम दिया गया कैटाइन, मीन दैट कैथोड वाला आयन। और इसी तरह जब इस एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो उसकी तरफ मूव करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज की वजह से इनमें अट्रैक्शन डेवलप होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसकी तरफ आयन कौन सा मूव करके गया, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, जिसकी बेस पे हम नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं, एनाइन, मीन दैट एनोड वाला आयन। अगर आप देखें ये और ये सेम आगे आयन, मीन दैट एनोड वाला आयन, और ये क्या बन गया, कैटाइन, कैथोड वाला आयन। अब आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी, ये पॉइंट मैंने क्लियर करवा दी है कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन को कैटाइन क्यों कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनाइन क्यों कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको आपने दोबारा अगेन सुन लें। जब हम इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, उन इलेक्ट्रोड को जब बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है उसे हम एनोड कहते हैं, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है उसको हम कैथोड का नेम देते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी जब इस इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हमने कैथोड कहा, तो उसके साथ अट्रैक्शन किसने डेवलप की, पॉजिटिव आयन ने। तो इस वजह से ये कैथोड पे मूव करके जा रहा है, तो इसको हमने नेम दिया कैटाइन, मीन दैट कैथोड वाला आयन। जब एक इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने पॉजिटिव को रिपेल करना है, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी बेस पे इसका नाम हमने दिया एनाइन, नेगेटिव आयन, यानी एनोड वाला आयन, यानी वो वाला आयन जो एनोड की तरफ मूव करके जा रहा है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, डेफिनेट वो नेगेटिव चार्ज है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। अब आयन बनता कैसे है, सुने। एटम एज अ होल, ये मेरे पास कोई भी एटम है, अगला पॉइंट आ रहा है कि एटम आयन बनता कैसे है। ये हमारे पास प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, बाहर एनर्जी शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एटम एज अ होल एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब ये है कि उसमें जितने प्रोटॉन्स की तादाद है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं, तो नेट रिजल्ट हमारा क्या बनता है, ज़ीरो, जिसकी वजह से हम कहते हैं एटम एज अ होल न्यूट्रल पार्टिकल है। अब देखो, जब न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल ये उसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन प्रोटॉन के साथ मैंने पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने नेगेटिव लिखा। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। प्रोटॉन ऐसा यूनिट है जो वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स है। हमेशा एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बता दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। इसने तो 8 ही रहना है। अगर तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो बाकी कितने बचे इलेक्ट्रॉन? -7। यानी अब -7 + 7 के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। नेट रिजल्ट हमारे पास क्या बचा? +1। इसका मतलब है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन का वो गेन कर लेता है, अब प्रोटॉन तो सेम रहे, जब एक इलेक्ट्रॉन का उसने एटम ने, न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया, अब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट अभी रिमेनिंग है जो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आएगा, जिसके रिजल्ट में नेगेटिव। अब दो बातें होंगी, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस वक्त नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, हमारे पास एक एटम है, जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो सोडियम आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन एक एटम है जिसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ मैं आपको बताता जाऊं, ये जो आपके पास पॉजिटिव आयन देते हैं, ये मोस्टली कौन से एलिमेंट हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस देते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। और ये क्या है? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिन्हें नेगेटिव आयन दे रहे हैं, ये नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स मोस्टली इलेक्ट्रॉन का गेन करती हैं, जिसकी वजह से ये एनायंस देती हैं या नेगेटिव आयंस देती हैं। अगली बात, ये बात मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि जब पॉजिटिव आयन बनता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगली बात पे आता हूं कि फॉर्मेशन, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। किसका? पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम बात आते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको डेली लाइफ की एग्जांपल बताता हूँ। हमने चाय बनानी है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम कंपोजिशन का नेम देते हैं, चाय है, पानी है, पत्ती है, दूध है, शुगर है, इनको आप मिला देते हैं और सदियों रख दें, चाय बनेगी? कभी भी नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? जब हम उसको हीट देंगे, जब हीट दी जाएगी उसके रिज़ल्ट में हमारी जो प्रोडक्ट थी टी, चाय, वो बनेगी। इसी तरह हमने खाना बनाना है तो आपके जो भी हांडी बनानी थी उसके इंग्रेडिएंट्स को आपने मिला के रख दिया, कब तक वो बनेगी? उस वक्त तक वो हांडी या उसकी कुकिंग नहीं होगी जब तक आप उसको हीट प्रोवाइड नहीं करते। इसी तरह वाटर को आपने स्टीम में कन्वर्ट करना था, एवेपोरेट करना था, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? वाटर को हीट देते हैं, उसके रिज़ल्ट में वो स्टीम बनती है। अब वो प्रोसेस, इस एंडोथर्मिक का मीनिंग समझें। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें हीट देनी पड़े उसे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। चाय के लिए हमें हीट देनी पड़ रही थी, हांडी बनानी है या रोटी बनानी है उसके लिए भी हमें हीट देनी पड़ती है। इसी तरह वाटर की एवेपोरेशन करनी है उसके लिए भी हमें हीट देते हैं सिस्टम को। तो ये हमारा प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। इस मीन दैट जो एनर्जी है, जो हीट है, वो सिस्टम को प्रोवाइड की जा रही है। और जबकि एक्सोथर्मिक की हम बात करें, एक्सो वर्ड निकला है एग्जिट से, और एग्जिट का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर निकलना। कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हों, उस पे आपने वाज़े देखा होता है कि एक साइड पे लिखा होता है इन
और उसमें जो आपका साइन होता है वो इनवर्ड बना होता है, यानी पेट्रोल पंप की तरफ, और दूसरी तरफ एक ये भी लिखा हुआ होता है एग्जिट, और एग्जिट के साथ ही वो एरो को ऐसे बाहर रोड की तरफ वो एरो लगा होता है, यानी एग्जिट का मतलब है आउटसाइड। एग्जिट वर्ड से निकला है एक्सो। फिर थर्म का मतलब क्या है? हीट, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। कैसे? जब भी हम किसी चीज़ को बर्निंग करते हैं, मिसाल के तौर पर बर्निंग ऑफ वुड, जब भी लकड़ी जलती है उस प्रोसेस में हीट बाहर इवॉल्व होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आप कैंडल को जला रहे हैं तो उसमें भी वो हीट बाहर इवॉल्व हो रही है, वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसके साथ अगले ये एक और पॉइंट ये है, बर्निंग ऑफ द कोल, बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस, या किसी भी मटेरियल की अगर आप बर्निंग कर रहे हैं, उसको जला रहे हैं, तो जलने का प्रोसेस है ही ऐसा जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब जो इसकी फॉर्मेशन है वो क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। किसकी? पॉजिटिव आयन की। और जो यूनी नेगेटिव आयन, इसमें डाई नेगेटिव आयन की बात नहीं करा, सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन जो है ये प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछ लेता है, व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, या फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई इट। ये बोर्ड के पेपर में बहुत दफा पूछा जाता है। आते हैं रीजन की तरफ। एटम, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, जिसकी वजह से उस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। बाहर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। एनर्जी शेल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। अपोजिट चार्ज हैं तो इनमें क्या होगी? अट्रैक्शन। जब मैंने इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है तो हमें अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। और जहां पे भी अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ता है वहां हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शंस है, उस अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी सिस्टम को देना पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। क्योंकि हम सिस्टम को अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, जिसके रिजल्ट में इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, इसको मैं और आसान करता हूं, एक पॉइंट लिख देता हूं, आप इस पॉइंट को नोट कर लें। बॉन्ड ब्रेकेज, इसके लिए क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। अब जहां पे भी अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड बनता कैसे है? अट्रैक्शंस की वजह से। और जब हम अट्रैक्शन डेवलप कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होगी। और बॉन्ड ब्रेकेज जब हो रही होती है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे होते हैं। जब अट्रैक्शन को तोड़ रही है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेकेज में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन में अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, एनर्जी रिलीज होगी। अब देखें, जब हमने देखा कि यूनी नेगेटिव आयन बना तो एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उस एटम में ऐड होता है, अट्रैक्शन की वजह से ऐड होता है। अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, जिसके रिजल्ट में यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। लेकिन जब डाई नेगेटिव आयन बनता है, मिसाल के तौर पर जब एक हमारे पास ये 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये
8 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, अब वो नेगेटिव आयन बन चुका है। यूनी का मतलब होता है 1, नेगेटिव आयन यानी ऐसा आयन जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। अब 8 प्रोटॉन है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें मेजॉरिटी किसकी है? ऑफ डेफिनेट है कि इलेक्ट्रॉन की है। अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ये जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। तो फिर यू नो बेटर मेजॉरिटी इज़ द अथॉरिटी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स तादाद में ज़्यादा हो गए हैं, ये आने वाले अगर एक और इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बजाय अट्रैक्शन के रिपल्जन होगी। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना है या इलेक्ट्रॉन एटम ऐड भी करना चाहता है तो फिर उस रिपल्जन को ओवरकम करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी रिपल्जन को ओवरकम करना पड़े हमें एनर्जी जो है वो सिस्टम को देना पड़ती है। तो इसी वजह से हमने कहा कि जब एक यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा उसमें तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो प्रोटॉन से बढ़ चुकी है। अब जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी क्या देना पड़ेगी, जिसकी वजह से डाई नेगेटिव आयन को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस का नेम देते हैं। अगली बात पे आते हैं पॉजिटिव आयंस कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एटम्स। कुछ हमारे पास पॉजिटिव आयंस ऐसे हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में होते हैं, लाइक NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और इसी तरह नेगेटिव आयंस भी ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में कंसिस्ट करते हैं, लाइक SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, ये कार्बोनेट आयन, OH हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन इनमें जो नेगेटिव आयंस जो ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में है ये बहुत अबंडेंट हैं, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं जो ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो रेयर फॉर्म में हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। अगले पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ये जो हमारे पास कैटाइन बनेगा इसकी प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होंगी। और साइज़ की बात करें तो साइज़ जो है कैटाइन का वो न्यूट्रल एटम से समालर होगा। आए किस तरह समालर होगा उसकी तरफ देखते हैं। ये मेरे पास एक एटम है, इसको भी मिटा देता हूं। ये एक शेल, ये फर्स्ट एनर्जी शेल, ये सेकंड एनर्जी शेल और ये थर्ड एनर्जी शेल। मिसाल के तौर पर सोडियम की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये बनती है 2p6 3s1। ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। जब इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन लॉस, जब ये इलेक्ट्रॉन का ही लॉस हो किया, इसका मतलब है ये शेल क्या होता है या ऑर्बिट क्या होता है, वो एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता। जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, इसका मतलब है वो बात ही खत्म हो गई। ये देखें, एक रीज़न जो सबसे सिंपल आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। वैसे तो ये चैप्टर 6 जब आता है तो हम एटॉमिक रेडियस को जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पे आऊँगा, लेकिन इतना सिंपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ये आपके पास शेल रहा ही नहीं, तो साइज ऑटोमेटिकली क्या हो गया, न्यूट्रल एटम से इससे का क्या हो गया, समाल हो गया। दूसरी बात, जब ये एक और बात, ये एक पॉइंट था। दूसरी बात, अगर इसको हट के भी देखें तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, पीछे आपके अबंडेंट कौन हो गए, प्रोटॉन, तो उसकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेगेटिव आयंस की, वो न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनका साइज जो है वो न्यूट्रल एटम से लार्जर होता है। कैसे? जब यहाँ पे देखें, ये मैं अगेन एक एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास कोई एक एटम है, न्यूट्रल है, उसके अंदर 3 एनर्जी शेल्स हैं। जब एक और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा, अब होगा क्या कि जब एक और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो जो पहले इस एनर्जी लेवल्स के अंदर हैं वो क्या चीज़ है, ये किसका घर है, ये इलेक्ट्रॉन्स का घर है, या इलेक्ट्रॉन्स का वो मदार है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
अब जब एक और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा तो ये जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, थोड़ी सी रिपल्जन डेवलप करते हैं, और रिपल्जन की डेवलपमेंट होने की वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी, वो उस रिपल्जन की वजह से वो थोड़े से दूर हो जाएगा और उसका साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो नेगेटिव आयन का जो साइज़ है पेरेंट एटम या न्यूट्रल एटम से जिससे वो बना था वो बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव आयन का साइज है वो न्यूट्रल एटम जिससे वो बना था उससे वो स्मॉलर होगा। रीजन मैंने बता दी। अब आखिरी पॉइंट की तरफ आ रहा हूं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम न्यूट्रल एटम। इस पॉइंट को आपने क्लियर करके जाना है। एक सेकंड, प्रॉपर्टीज, दो तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, फिजिकल, दूसरा क्या है केमिकल। और एनी पॉइंट की बेस पे मैंने आपको इंट्री टेस्ट के अंदर भी बातें बतानी है कि वो अक्सर पूछता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी बातें मैंने आपको बुक में बताई या ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया। ये वाला पॉइंट ये एमडी कैट या इंट्री टेस्ट का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी आपका एमडी कैट या इंट्री टेस्ट का पॉइंट है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो आयन होता है वो बेशक पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, उसकी प्रॉपर्टीज न्यूट्रल एटम से डिफरेंट होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? इंट्री टेस्ट में कभी भी वो आपसे क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है या नहीं है, वो उसने ये क्वेश्चन पूछना है कि विच प्रॉपर्टीज डिफरेंट। दो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल सा इसका पॉइंट समझा देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जो मास पे डिपेंड करती हैं। मास मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। जब पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन बना है, ना ही प्रोटॉन का लॉस हुआ ना ही न्यूट्रॉन का लॉस रहा, मास तो उनका सेम रहा, मास चेंज नहीं हो रहा। एटम कब आयन बना रहा है? जब उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो वो पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव आयन है। फर्क किस चीज में आ रहा है? अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम था, फॉर एग्जांपल उसमें 8 प्रोटॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक जब उसका आयन में कन्वर्ट हुआ तो उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुए, न्यूट्रॉन तो चेंज नहीं हुए, उसका मास क्या रहा? सेम। फर्क किस चीज में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स में। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टीज के अंदर फर्क आएगा? डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम न्यूट्रल एटम। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक पहली प्रॉपर्टी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि साइज जो है पॉजिटिव आयन का वो स्मॉलर होगा न्यूट्रल एटम से। दूसरा, साइज जो है नेगेटिव आयन का वो लार्जर है देन न्यूट्रल एटम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां पे मैंने पॉइंट नहीं मेंशन किया कि कौन सी प्रॉपर्टीज। अब देखें किस चीज का फर्क आ रहा है। मास तो इसमें दोनों में सेम रहा क्योंकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का फर्क नहीं आता। किस चीज का फर्क आता है? इलेक्ट्रॉन्स का। तो फिर कौन सी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी? जो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होंगी। किससे? जो आपका न्यूट्रल एटम होगा जिससे वो बन रहा होगा। तो ये आज का हमारा आयन के ऊपर लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। पॉइंट समझ लें, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, या फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस जस्टिफाई, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस
उसमें वो डाई, या ये नहीं लिखेगा नेगेटिव आयन, क्योंकि नेगेटिव आयन में डाई भी बनता है, यूनी भी बनता है, तो सिर्फ यूनी नेगेटिव आयन जो है ये एक्सोथर्मिक है। डाई नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं, वो आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है, और इनसाइड द सिस्टम होती है, जिसकी वजह से प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और अगला पॉइंट कि ये थोड़ा सा जो है वो इंट्री टेस्ट के हवाले से मैंने बता दिया। ये आयन के हवाले से यहाँ तक मेरा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आएगी तो आप कमेंट में करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।